Dear students, today we will discuss about Antrobes vermicularis. आज हम एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के बारे में बात करेंगे। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की पैथोजेनिसिटी, इसका कंट्रोल और इसके जो परजीवी अनुकूलन है उनके बारे में बात करेंगे। ये एक निमेटोइड जंतु है और शरीर की जो भित्ति है, बॉडी वॉल है, उस पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल के नीचे जो एपिडर्मिस पाई जाती है, रिजर्म पाई जाती है, वो सिंशियल होती है। सिंशियल का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी बहुकेंद्र की, यानी इसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें केंद्र की संख्या एक से ज़्यादा होती है। इसका जो वर्ग है वो है फेजमिडा, यानी जो फेजमिडा वर्ग के जो जंतु हैं उनके शरीर के पिछले हिस्से में फेजमिड्स पाए जाते हैं। और फेजमिड्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। तो ये भी इनकी खास बात होती है। इसका जो गण है, ऑर्डर है, वो ऑक्सीयूरेडिया है। तो ऑक्सीयूरेडिया के जो जंतु हैं उनका जो माउथ पार्ट है या जो अग्रभाग है, यूँ कहें, उसमें 3 से लेकर 6 जो लिप्स हैं वो पाए जाते हैं। तो एंट्रोबियस जो है, इसकी जो वर्मिकुलरिस स्पीसीज है, इसकी जो डिटेल स्टडी है आप बुक्स में पढ़ रहे हैं और हम भी जो है इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो सामान्य जानकारी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो है इसको पिनवर्म भी कहा जाता है, यानी एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो है इसको सामान्य भाषा में पिनवर्म कहा जाता है। और पिनवर्म के अलावा इसको थ्रेडवर्म या सीटवर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा जो है जो मनुष्य है उसकी आंत्र में, इंटेस्टाइन में जो है ये संक्रमण फैलाता है, उसको इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। और इससे जो है एंट्रोबिसिस या एनल इचिंग जो है वो हो जाती है, यानी एंट्रोबिसिस नामक जो रोग है वो हो जाता है। सामान्यतः ये जो रोग है एंट्रोबिसिस, ये बच्चों में इसको रिपोर्ट किया गया है, देखा गया है। तो एंट्रोबियस है, ये निमेटोड परजीवी होता है, छोटा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, दिखने में धागे समान होता है, गोलकृमि के नाम से जाना जाता है। और मनुष्य में जो आंत्र है उसको ये इन्फेक्ट करता है। जो छोटी आंत है वहाँ पर ये जो है हैचिंग करता है, स्पुटन करता है, और वहाँ से फिर ये जो है बड़ी आंत में मूव कर जाता है। और बड़ी आंत से जो है लगभग 1 से 2 महीने तक वहाँ पर ठहरता है, रुकता है। और उसके बाद में जो है इसकी फीमेल जो है, यानी फीमेल जो पिनवर्म है, वो डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर जो है क्राउल करता हुआ, रेंगता हुआ जो है एनस का जो एरिया है, एनस के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसका सिकम्पी पार्ट कह सकते हैं या जो अपेंडिक्स पार्ट है, वहाँ पर ये जो है हजारों की संख्या में अंडे छोड़ता है। और इससे जो है संक्रमित व्यक्ति को जो है खुजली या इरिटेशन जो है वो महसूस होती है, उसको इसकी बेचैनी सी लगती है। तो इस तरह की समस्या इस रोग में आती है। ऐसा माना गया है कि विश्व में लगभग जो है 21 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है वो इस रोग से संक्रमित है। तो इसके अगर हम वितरण की अगर बात करें तो विश्व के अधिकांश देशों में ये रिपोर्ट किया गया है। मुख्यतः जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। अगर तुलना करें गर्म प्रदेशों के, तो गर्म प्रदेश की बजाय जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं और जो बच्चे हैं उनमें भी ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, यानी मेल की तुलना में ये फीमेल और जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। तो विश्व के अधिकांश देशों की बात की तो जैसे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये जो बड़े जो महाद्वीप हैं, इनके अधिकांश देशों में इस रोग से पीड़ित, यानी ये जो निमेटोड है उससे होने वाली बीमारी एंट्रोबियसिस जो है, उससे संक्रमित व्यक्ति रिपोर्ट किए गए हैं।
तो मनुष्य के अलावा ये जो चिंपैंजी वगैरह हैं इनमें भी ये रिपोर्ट किया गया है। ये हालांकि ये इरिटेशन पैदा करता है, एक तरह से बेचैनी पैदा करता है, लेकिन नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह का मतलब इससे डेथ की संभावना कम है। हैबिटाट या आवास की अगर हम बात करें तो ये मनुष्य की जो आंत्र है उसमें एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। यानी इसका जो अडल्ट वर्म है, जिसको ग्रेविड फीमेल भी कहेंगे, वो आंत्र का जो सीकम पार्ट है या जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसमें ये पाया जाता है। और ये वहाँ पर जो है तब तक रहता है जब तक कि जो है अंडे डेवलप नहीं हो जाते हैं। यानी रिमेन्स अंटिल द एग्स आर डेवलप्ड, अंडे विकसित होने तक वहीं रहता है। तो ये जो भाग है आंत्र का, वहाँ पर रहता है, मोनोजेनेटिक होता है, यानी एक पोषक जो है मनुष्य उसमें अपना जीवन कंप्लीट करता है। और आंत्र के आसपास का जो सीकम एरिया है, अपेंडिक्स एरिया है, उसके आसपास के एरिया में ये पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसकी अगर शारीरिक संरचना की हम बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये इसका जो साइज़ है वो छोटी होती है, यानी आकार जो है वो छोटा होता है, रंग इसका सफ़ेद होता है, वाइट होता है, और देखने में ऐसा लगता है लगभग जैसे कोई स्पिंडल जैसा हो। इसके अलावा कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कोई छोटे धागे का टुकड़ा पड़ा है, यानी छोटे धागे के समान दिखाई देता है। इसको नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो ये इस तरह की इसकी खास बात है। नर और मादा को हम देखें तो दोनों में भी जो है अंतर अपने को दिखाई साफ पड़ता है। नर जो है आकार में छोटा होता है और ये लगभग 2 से 5 mm का होता है। और नर का जो पश्च भाग है, यानी जो पोस्टीरियर पार्ट है, वो थोड़ा सा मुड़ा होता है, कर्व्ड होता है, और शार्पली शॉर्टन्ड, यानी तो छोटा सा नीचे की ओर थोड़ा सा एक तरह से मुड़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा तिखा है ना, शार्पनेस। तो शार्पली शॉर्टन्ड एंड पैसेस एक्सट्री टर्मिनल कोपुलेटरी स्पीकल। सो इसका जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ पर क्या होता है, कोपुलेटरी स्पीकल जो है वो भी पाए जाते हैं। तो मेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो है मेल जो है फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो है मर जाता है। और इस कारण से जो है मतलब बहुत कम दिखाई देता है, शानदार रेयरली दिखाई देता है। तो द मेल वर्म डाइज इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द फीमेल देयर आफ्टर रेयरली सीन। तो कहने का मतलब है मेल जो है छोटा होता है, पीछे से मुड़ा हुआ होता है, और इसका जो टर्मिनल पार्ट है वहाँ पर जो है कोपुलेटरी स्पीकुल्स पाया जाता है। इसके अलावा ये रेयरली सीन होता है, बहुत ही कम दिखाई देता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद इसकी डेथ हो जाती है। अगर हम फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की जो लेंथ है वो लगभग 8 से 10 mm की होती है, और ये नर की तुलना में थोड़ी सी लंबी होती है। इसका जो पश्च भाग है थोड़ा सा नुकीला होता है और सीधा होता है। तो इस तरह की जो है इन दोनों को हम इस तरह से पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेड, इसका जो प्रजनन भाग जो अंग हैं फीमेल के, वो कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं और टी शेप्ड होते हैं। ऐसा माना गया है कि एक फीमेल जो है लगभग औसतन जो है 11,000 के आसपास जो है अंडे या एक लेइंग करती है। डायग्नोस्टिक लक्षणों की हम बात करें, पहचान के लक्षणों की बात करें, तभी पहले हमने बात की थी कि जो शुरुआत में जो है कोई व्यक्ति है उसको नहीं पहचाना जा सकता कि ये इस रोग से पीड़ित है। यानी जो एंट्रोबिसिस जो डिजीज़ है उससे जो संक्रमित व्यक्ति है उसके कोई जो है बाह्य लक्षण ऐसे प्रदर्शित नहीं होते कि जिससे अपन पहचान लेगी ये व्यक्ति एंट्रोबिसिस से संक्रमित है। तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो जो उसके जो लक्षण है उसके अनुभव के आधार पर ही जो है जो संक्रमित हो चुका वो अपने अनुभव के आधार पर ही जो है एक अंदाज लगा सकता है कि
कोई अगर उसको बताए कि इस तरह से लक्षण हो रहे हैं उसके, तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि ये एंट्रोबियोसिस से संक्रमित है। इसके अलावा जो है लेब की जांच है, उससे स्पष्ट हो पाता है कि ये एंट्रोबियोसिस है या कोई अन्य कोई निमेटोड या प्रोटोजोन या कोई दूसरा बैक्टीरिया वायरस इसको संक्रमित किया है। तो मुख्यतः जो स्किन है वो वहाँ पर इरिटेशन होती है, एक तरह से खुजली चलती है, बेचैनी सी ऐसा लगता है ना। तो इस तरह के जो लक्षण है वो पिनवर्म के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इसके अलावा जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जो है नींद नहीं आती, क्योंकि जो हैंस का जो एरिया है उसके आसपास जो उसको लगातार जो है खुजली होती है, क्योंकि वहाँ पर जो एक लाइन होती है और जो क्लिंग से जो वर्म है वो निकलते हैं, वो जो है क्राउलिंग करते हैं, मूव करते हैं, तो उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसके अलावा जो अदर रिलेटेड पार्ट हैं, जैसे वो विजनल पार्ट है या जो स्टोमक जो एरिया है वहाँ पर भी कई बार जो है पेन होता है, लेकिन ये जो लक्षण है वो कॉमन नहीं है, वो रेयरली दिखाई देने वाले लक्षण हैं। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन जो है कैसे फैलता है, तो कोई भी जो व्यक्ति है वो अगर ये जो एंट्रोबियस है इसके अंडे अगर वो इंजेस्ट कर ले, वो ग्रहण कर ले किसी भी माध्यम से, यानी स्वस्थ मनुष्य में अगर एंट्रोबियस वर्मिकुलस के अंडे अगर चले जाएंगे तो व्यक्ति इससे संक्रमित हो सकता है। तो संक्रमित होने के लिए कोई भी जो स्वस्थ व्यक्ति है वो दो तरीके से संक्रमित हो सकता है, या तो सीधे तरीके से। सीधा तरीका कैसे कि वो जो है जहाँ पर ये मुख्यतः पाया जाता है एनएस के आसपास का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर जो है अपने हाथ खुजली करे वहाँ पर, या जो खुजली करते वक्त जो है उसके नाखून अगर बड़े हों तो नाखून में इसके एक जो है चले जाते हैं, और उसके बाद में उसको हाथ को बिना साफ किए अगर उसे खाना खा लेता है या वो मुंह में हाथ ले लेता है। छोटे बच्चों कई बार समझदारी नहीं होती तो इस तरह से कर लेते हैं, तो वो जो उसके एग हैं एंट्रोबियस के, वो उस जो मनुष्य है, जो आदमी है, व्यक्ति है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट तरीके भी हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है वो एंट्रोबियोसिस से संक्रमित है और उस संक्रमित व्यक्ति के कपड़े कोई दूसरा व्यक्ति अगर पहन ले तो वो भी संक्रमित हो सकता है, या उस संक्रमित व्यक्ति जो कुछ टॉयलेट सीट यूज़ कर रहा है और कोई स्वस्थ मनुष्य अगर उस टॉयलेट सीट को अगर यूज़ करे, टॉयलेट सीट अगर ढंग से साफ नहीं की हुई तो स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा वो बेड अगर यूज़ कर ले जहाँ पर व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति सो रहा है लगातार, वहाँ पर अगर कोई स्वस्थ मनुष्य आकर सोए तो वो भी उससे संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा मान लो कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो टॉय से बच्चा जो है वो किसी खिलौने से खेल रहा है और उसको स्वस्थ बच्चा भी वहाँ आकर उसी खिलौने को अगर यूज़ करे, मुँह में ले ले, तो वो भी उसे संक्रमित की संभावना रहती है। और इसी तरह से अगर भोजन भी ग्रहण कर ले तो भी संक्रमित हो सकता है। तो इस तरह से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही स्वस्थ व्यक्ति जो है वो संक्रमित होता है। और ये जो मुख्य जो है एनएस का आसपास का क्षेत्र है वो अगर टच हो जाता है वहाँ से कोई मनुष्य अगर खुजली करने से हाथ से उससे, तो वो हाथ जहाँ भी लगेंगे वहाँ पर कोई स्वस्थ मनुष्य उसको अगर छू ले तो वो जो है अंडे अगर मुख तक पहुँच जाए तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब है कि टू बिकम इन्फेक्टेड एन इंडिविजुअल आइदर डायरेक्टली कैसे वाया देयर हैंड और फिंगर नेल्स, और इनडायरेक्टली वाया कंटामिनेटेड क्लोथिंग, टॉयलेट सीट, बेडिंग, टॉयज और फूड्स, ट्रांसफर्स पिनवर्म एग फ्रॉम द एनस टू देयर माउथ। तो एनस से वो उसके माउथ तक जा सकते हैं कि इन दो तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि पिनवर्म के जो एग हैं वो इतने छोटे होते हैं, तो अगर कोई पंखे की या तेज़ हवा चल रही है कूलर की, तो उससे भी जो है वो एयर के माध्यम से भी हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। तो इससे भी जो है इन्फेक्शन की संभावना रहती है। और ये इन्फेक्शन जो सामान्यतः जो स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो 5वीं 8वीं तक के, है ना, या जो प्री स्कूल एज के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले होते हैं, स्कूल में नहीं गए
छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों में जो है ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है। ये जो है व्यक्ति इससे संक्रमित हुआ तो उसके लिए जो है अभी मैंने जैसे बताया कि जो है फिंगर नेल्स, अगर जो नाखून वगैरह हैं वो साफ़ सुथरे नहीं है ना, तो वहाँ पर जो है नाखून अगर मान लो बड़े हैं और वो अगर बच्चा या जो व्यक्ति है वो उसको अगर खुजली होती है, खुजली करता है, तो एक उसके जो है नाखून में से खाना खाने के साथ ही जो है उसके मुख तक वो जा सकते हैं और जो व्यक्ति है वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से वो लगातार जो है इसकी लाइफ साइकिल एक से दूसरे व्यक्ति में जो है चलती रहती है। तो इसके लिए क्या है कि इसका एक तरह से डायग्नोस किया जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि लगातार उसको जो है इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है एनल पार्ट के आसपास, तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि ये एंट्रोवीरस है। तो इसका मल है उसकी जांच की जाती है और जो एनल पार्ट है उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट टेप जो है वो भी उसके द्वारा भी पता लगाया जाता है। सॉरी। इसके अलावा जो फिंगर नेल्स है उसके सैंपल लेके उसको भी माइक्रोस्कोप के नीचे उसका एनालाइज किया जाता है और इससे साफ पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है एंट्रोवीरस वर्मिकुलेरिस से संक्रमित है या नहीं है। अगर हम पैथोजेनिसिटी की बात करें यानी रोगजनकता की अगर बात करें तो ये अभी बताया था कि कर्मी ये जो है निमेटोड है, ये आंत्र के जो अंदरूनी दीवार है वहाँ पर ये पाया जाता है और वहाँ पर ये एक तरह से एंट्रोबिसिस रोग पैदा करता है और इस रोग में खुजली होती है, साथ ही स्वेलिंग भी होती है। तो आमतौर पर रोगी के लिए मैंने अभी बताया ये जो डिजीज़ है वो खतरनाक नहीं होती, यानी इससे डेथ की संभावना कम रहती है, लेकिन इसका जो संक्रमण है उसको हम बिल्कुल ही भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है एक तरह से इरिटेशन बताया मैंने, अनिद्रा भी होती है, रात को नींद नहीं आती, कई बार जो है नींद टूट जाती है, दस्त भी होते हैं, कब्ज भी होती है, कई बार जो है माथे में पेन सा भी महसूस होता है, भूख भी जो है कम लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों में भी जो है सोते समय जो है वो मूत्र त्याग देते हैं। तो इस तरह की जो शिकायतें हैं वो इसमें होती हैं। और जब मादा अंडे देने हेतु जब गुदद्वार तक जाती है तो एक तरह से एक विशेष प्रकार के अनुभव के कारण जो है खाने या नींद आदि किसी भी जो है काम है उसको एक तरह से उसका ध्यान हट जाता है, मन नहीं लगता काम करने में, तो बेचैनी सी महसूस होती है। तो इस तरह के लक्षण जो है इस रोग में हम देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए ताकि ये रोग आगे नहीं फैले और उससे उसको निजात मिल जाए। तो इसके लिए तो एक तरीका ये है कि हमेशा जो है अपने हाथ जो है साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करने चाहिए और इसके लिए जो है करीब 20 सेकंड तक गर्म पानी जो है वो भी यूज़ करना चाहिए। बाथरूम में नहाए तो भी गर्म पानी जो है यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो भी उनका जो डायपर है वो भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इसके अलावा भोजन खिलाते समय विशेष तौर से जब जो है हाथ जो है मुख तक जाता है उस समय जो है हाथों को बहुत अच्छी तरह से साफ करना चाहिए या बच्चों से करवाना चाहिए। इसके अलावा जो अंडरवियर्स हैं उनका जो पजामा है, जो बेड्स है, जो बेडशीट्स है, मतलब ये और टाउल्स हैं, है ना, इनको बहुत अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए रेगुलरली। इसके अलावा जो एडल्ट हैं उनको भी जो है ऐसे जो है सावधानी की ज़रूरत है और कंटेक्ट जो है उससे सावधानी की ज़रूरत है। इसके अलावा जो अंडरवियर है, बाथिंग जो सूट है उसको हमेशा डेली साफ़ करना चाहिए और जो नाखून है वो हमेशा साफ़ होने चाहिए, वो छोटे होने चाहिए, उसको लगातार समय समय पर काटते रहना चाहिए ताकि नाखून के अंदर अंडे इकट्ठे नहीं हो वहाँ पर और वो जो है
संक्रमित क्षेत्र न बन सके। इसके अलावा जो कई बच्चों की आदत होती है वो जो है नाखून को जो है अपने मुख से काटते हैं, तो इस तरह की आदत है वो भी बच्चों को समय समय पर साफ सुथरा करते रहना चाहिए, ताकि वो जो गंदे नाखून है जिसमें कई तरह के बैक्टीरिया वायरस के अलावा जो है इसके इंट्रावेनस के जो एग्स हैं वो भी हो सकते हैं, तो वो जो भी डिजीज़ है उसका इन्फेक्शन जो है उसमें नहीं फैले। विशेष तौर से एंट्रोवीरस जो है किसकी हम बात कर रहे हैं, तो एंट्रोवीरस की संक्रमण को रोकने के लिए नाखून है उसको मुख से नहीं काटना चाहिए, उनको समय समय पर नेल कटर से साफ करना चाहिए और साबुन से हाथ धोते रहने चाहिए। इस तरह की अगर हम सावधानियां अगर बरतें तो इस रोग से निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ दवाएं भी जो है काम में ली जा सकती है, जैसे मेबेंडाजोल है या एंटी हेलमिंथिक जो दवाइयाँ हैं, इसमें पेरेंटल पेमेट है या पेप्रेजाइन साइट्रेट है या फिरविनियम पेमोएट है। इस तरह की जो दवाइयाँ हैं इनको काम में ली जा सकती हैं। और बच्चों को जो है जो एनल पार्ट के आसपास जो है द्वार के आसपास जो हाथ लगाते हैं उनको खुजली होती है तो उनको मना करना चाहिए कि वहाँ पर नहीं करिए, ताकि वो जो है संक्रमित नहीं हो। इसके अलावा टॉयलेट में जो वो अगर के तो हाथ अच्छी तरह से साबुन से साफ करें, टॉयलेट जाए तब भी नाखून कटने हों, ये सारी बातें अपन ने कर ली। अंगूठा चूसना, इस तरह की जो आदत है ना बच्चों की, अंगूठा मुँह में लेना, नाखून काटना, इस तरह से उन पर रोक ले करनी चाहिए। उनको एक तरह से इस बारे में अवेयर करना चाहिए किसी बीमारी फैलती है, ताकि वो मुंह में नहीं ले सके। और जो कपड़े हैं वो अगर संक्रमित कपड़े हैं उनको अच्छे से साबुन से धो के उसके बाद में अगर आयरन से यानी प्रेस करें हम इस्त्री से, तो उससे जो इनके अगर वर्म है वो गई हैं तो वो डेड हो सकते हैं, मर सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं, और अंडे हैं तो वो भी नष्ट हो सकते हैं, तो उनको प्रेस भी करवाते रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर इतने उपाय हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस रोग से निजात मिल जाएगी। थैंक यू।